हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर। इंटरनेशनल करंट अफेयर में आज का हमारा टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं और अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ इस टॉपिक को आज की क्लास में हम कवर करेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर पर एक मैराथन क्लास भी हमारी आई है ई दृष्टि करंट अफेयर की। तो अगर आप नेशनल करंट अफेयर पूरे एक साल का कवर करना चाहते हैं एक ही वीडियो में, तो आप हमारी मैराथन क्लास को जाकर देख सकते हैं। और इस मैगजीन की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। ये मैगजीन 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है, तो आप इसे शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो कर सकते हैं और अपने एक साल के करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो यहाँ से हमारी क्लास आज की स्टार्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। अभी हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं को, जिसमें सबसे पहला है आपके सामने चक्रवात बिपरजॉय। तो आपने चक्रवात बिपरजॉय के बारे में ज़रूर सुना होगा, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, चक्रवात बिपरजॉय 6 जून 2023 को दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय की उत्पत्ति हुई। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, चक्रवात बिपरजॉय की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? अरब सागर में। वर्ष 2023 में अरब सागर में उत्पन्न होने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान था। तो यह पहला चक्रवाती तूफान था। 15 जून 2023 को इस चक्रवात ने सौराष्ट्र एवं कच्छ में लैंडफॉल किया। इस चक्रवाती तूफान का कुल जीवन काल 13 दिन एवं 3 घंटा रहा। उल्लेखनीय है कि अरब सागर के ऊपर मानसून के दौरान अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान श्रेणी के चक्रवातों का औसत जीवन काल 6 दिन एवं 3 घंटा है। स्पष्ट है कि बिपरजॉय का जीवन काल अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफानों के औसत जीवन काल के दोगुने से भी अधिक था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बिपरजॉय वर्ष 1977 के बाद से उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था। इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इस चक्रवात का नाम कौन सी कंट्री के द्वारा रखा गया है? बांग्लादेश के द्वारा। बंगाली भाषा में बिपरजॉय का अर्थ होता है आपदा, कैलेमिटी। नेक्स्ट है आपका माउंट मेरापी ज्वालामुखी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी चर्चा में क्यों है और ये कहाँ पर है? देखिए, 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, मेरापी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कौन सी कंट्री, कहाँ पर है? तो ये बेसिकली इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में कहाँ पर? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है यह ज्वालामुखी। माउंट मेरापी की ऊंचाई 2911 मीटर है। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका चक्रवात फ्रेडी। चक्रवात फ्रेडी 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर अफ्रीका तट पर लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का प्रभाव मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रियूनियन द्वीप पर देखा गया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चक्रवात फ्रेडी कहाँ पर है? ये बेसिकली ये अफ्रीका में आया है। अफ्रीका में किन देशों को इसने प्रभावित किया था? और पहली बार इसे मेडागास्कर के तट पर देखा गया था, अफ्रीका में। इसके बाद इस चक्रवात ने मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और रियूनियन द्वीप को प्रभावित किया। फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ था तथा दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। यह अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक लगभग 34 दिन रहने वाला चक्रवात रहा।
नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दक्षिणी गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात ऊर्जा होने का रिकॉर्ड बनाया है। उल्लेखनीय है कि संचित चक्रवात ऊर्जा एक ऐसा सूचक है जो किसी चक्रवात के जीवन काल के दौरान उससे संबंधित पवन ऊर्जा की कुल मात्रा को मापता है। इस चक्रवात को बहुत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस चक्रवात को 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया। तो आप देख सकते हैं इस चक्रवात का नामकरण कौन से देश के द्वारा किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट है आपका चक्रवात गैब्रियल। चलिए चक्रवात गैब्रियल को समझते हैं। 11 फरवरी 2023 को चक्रवात गैब्रियल ने न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया। प्रारंभ में यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो न्यूजीलैंड में उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया। 8 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इस चक्रवात को गैब्रियल नाम दिया। तो आप देख सकते हैं इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा। और कहाँ पर इसने किसको प्रभावित किया, न्यूजीलैंड को। इस चक्रवात को गंभीर श्रेणी 3 के तहत वर्गीकृत किया गया है। यह चक्रवात वर्ष 1968 में आई चक्रवात गिसेल के बाद न्यूजीलैंड से टकराने वाला सबसे घातक चक्रवात रहा। इस चक्रवात के बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई। तो आप देख सकते हैं कौन से देश में राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो ऐसा न्यूजीलैंड में किया गया है। कौन से चक्रवात के बाद, तो आप देख सकते हैं चक्रवात गैब्रियल के बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड के इतिहास में आपात की यह तीसरी उद्घोषणा रही। नेक्स्ट है आपका तुर्की और सीरिया में भूकंप, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा था। चलिए इसको समझते हैं। 6 फरवरी 2023 को दक्षिण एवं मध्य तुर्की अभी तुर्की का नाम तुर्की हो चुका है। दक्षिण एवं मध्य तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का अति गंभीर भूकंप आया। भूकंप का अधिकेंद्र एपिक सेंटर दक्षिण मध्य तुर्की में गाजियाटेप शहर के पास स्थित था। इस भूकंप में दोनों देशों के लगभग 57,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 6 फरवरी 2023 को ही भारत सरकार द्वारा दोनों देशों में त्वरित राहत एवं बचाव अभियान के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त क्या है, बेसिकली तुर्की में भूकंप आने के बाद वहां पर राहत और बचाव अभियान के तहत भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान के लिए गरुड़ एरोस्पेस के द्रोणी तथा डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया। भारत ने राहत सामग्री तथा राष्ट्रीय रक्षा प्रतिक्रिया बल को भेजने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान का सहारा लिया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान भारत ने पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा संचालित किया था। तो यहाँ पर आप 2 ऑपरेशन देख सकते हैं, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन गंगा। आपको याद रखना है ये दोनों ऑपरेशन कहाँ और किससे संबंधित हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं को डिस्कस करने के बाद अभी हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। चलिए 1 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन को समझते हैं। सबसे पहले है आपके सामने पैराग्वे के नए राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पैराग्वे कंट्री कहाँ पर है। तो पैराग्वे बेसिकली आपकी दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है। तो पैराग्वे में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और वहाँ पर नए राष्ट्रपति को चुना गया। चलिए देखते हैं कौन है। 15 अगस्त 2023 को सैंटियागो पेना ने पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो पैराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सैंटियागो पेना। श्री पेना नेशनल रिपब्लिकन एसोसिएशन कोलोराडो पार्टी के नेता हैं। उल्लेखनीय है कि पैराग्वे में नए राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 30 अप्रैल 2023 को चुनाव संपन्न हुए थे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री।
9 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा पाकिस्तान के संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की निवर्तमान सरकार का कार्यकाल निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत नेशनल असेंबली के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 अगस्त 2023 निर्धारित थी। अगले आम चुनावों के आयोजन तक अनवर उल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो आप देख सकते हैं वहां पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनवर उल हक काकड़ को। नेक्स्ट है नेपाल राष्ट्रपति चुनाव 2023। 13 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने विद्यादेवी भंडारी का स्थान लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं और 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने विद्यादेवी भंडारी का स्थान लिया है। 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी के नेता राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव 2023। 2 मार्च 2023 को वियतनाम में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में वो वैन थुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने गुमेन जुआन फुक का स्थान लिया है। नेक्स्ट है शी जिनपिंग पुनः चीन के राष्ट्रपति। मार्च 2023 में शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने। शी जिनपिंग माओ जेडोंग के बाद चीन के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग का यह कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। नेक्स्ट है नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव 2023। 25 फरवरी 2023 को नाइजीरिया में राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में बोला अहमद अदे कुनले टिनुबू 36.6% मत प्राप्त कर विजयी रहे। 29 मई 2023 को टिनुबू ने राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री। 1 फरवरी 2023 को मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव 2023। फरवरी 2023 में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है साइप्रस राष्ट्रपति चुनाव 2023। फरवरी 2023 में साइप्रस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स 51.97% मतों के साथ साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने निकोस एनास्तसियादेस का स्थान लिया है। नेक्स्ट है चेक गणराज्य राष्ट्रपति चुनाव। 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इस चुनाव में नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्रा पावेल विजयी रहे। पेट्रा पावेल ने 9 मार्च 2023 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। इन्होंने मिलोस जैमिन का स्थान लिया। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। 25 जनवरी 2023 को क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विदित हो कि क्रिस हिपकिंस ने यह पद तात्कालिक प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के त्यागपत्र के पश्चात ग्रहण किया है। नेक्स्ट है आपका नेपाल के नए प्रधानमंत्री। 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने शेर बहादुर देउबा का स्थान लिया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड CPN माओवादी दल के नेता और अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व वह वर्ष 2008 से 9, 2016 से 17 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है आयरलैंड प्रधानमंत्री चुनाव 2022। 17 दिसंबर 2022 को आयरलैंड की संसद के निचले सदन के
निचले सदन ने लियो वरडकर को प्रधानमंत्री चुना। यह लियो वरडकर का प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व वह वर्ष 2017 से 2020 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ध्यातव्य है कि लियो वरडकर भारतीय मूल महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। देखते हैं। 7 दिसंबर 2022 को डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इससे पूर्व वह देश की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी। इस पद पर इन्होंने पेड्रो कैस्टिलो का स्थान लिया है। नेक्स्ट है फिजी आम चुनाव 2022। दिसंबर 2022 में फिजी में संसदीय आम चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव के बाद पीपुल्स अलायंस पार्टी के नेता सितिवेनी राबुका ने 24 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने फ्रैंक बैनिमारामा का स्थान लिया है। नेक्स्ट है मलेशिया आम चुनाव 2022। 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने इस्माइल साबरी याकूब का स्थान लिया है। 19 नवंबर 2022 को मलेशिया में आम चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट है स्लोवेनिया राष्ट्रपति चुनाव 2022। 13 नवंबर 2022 को नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इन्होंने 23 दिसंबर 2022 को पदभार ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने बोरुत पहोर का स्थान लिया है। नेक्स्ट है डेनमार्क आम चुनाव 2022। 1 नवंबर 2022 को डेनमार्क में आम चुनाव 2022 संपन्न हुए। इस चुनाव में सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी विजयी रही। सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी की नेता मैटे फ्रेडरिक्सन ने 15 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। यह इनका प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व वह वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री बनी थी। मैटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की दूसरी महिला और सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया एक साल के अंदर जितना भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव हुए हैं, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं को हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। इस मैगजीन को हम कंप्लीट अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको रेगुलर बेसिस पर डेली क्लासेस को देखना है और अपने शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप इन वीडियोज़ को 2 से 3 बार भी देख सकते हैं, जिससे आपको ऑटोमेटिक नेचुरली ये सभी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, क्योंकि एक बार से चीज़ें याद नहीं रहती है। आपको उनको बार बार रिवीजन करना मस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट को, करंट अफेयर को रिवीजन करते रहें, टेस्ट देते रहें, तब जाकर आपका अच्छे से काम होगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।